हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आप सभी को इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूँ। इतिहास में हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक है ईंटें, मणके तथा अस्थियाँ, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। आज के इस अध्याय के अंतर्गत मैं आप सभी बच्चों को पढ़ाऊंगा प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत। यदि आप इस टॉपिक को आज काफ़ी अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से इतिहास के अध्याय 1, 2, 3, 4 में जो विषय वस्तु पढ़ना है उसमें किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्या दिक्कत नहीं आएगा? तो अध्याय 1, 2, 3, 4 में जो भी विषय वस्तु पढ़ेंगे वह विषय वस्तु कहाँ से लिया गया है ये समझने में आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए यह क्लास आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए अवश्य रूप से अंत तक आप जरूर देखें। तो चलिए क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। लेकिन प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे अभी भी हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस एक कॉल के माध्यम से आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करना है और हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर लेना है। पेड कोर्स है तो फी भी होगा। तो फी है मात्र 1500 रुपये। 1500 पूरे साल का फ़ी है। सभी विषय को चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, लाइव क्लास लिया जाएगा। लाइव क्लास छूट जाता है, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, लेक्चर का नोट्स मिलेगा, प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे, प्रश्न उत्तर के भी नोट्स मिलेंगे, वो भी PDF फाइल में टाइप किया हुआ रहेगा। प्रश्न में VVI MVVI चिन्हित किया जाएगा, लघु दीर्घ वस्तुनिष्ठ तीनों में। चैप्टर समाप्त होने के बाद टेस्ट लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों लिया जाएगा। प्रत्येक रविवार को डाउट क्लास लिया जाएगा, बुक भी प्रोवाइड किया जाएगा। सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त किया जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं पेड कोर्स में जुड़ना तो बस कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 150 45 52। तो चलिए क्लास को अब हम प्रारंभ करें, ठीक है। तो प्रारंभ करने से पहले अभी तक आपने कॉपी पेन नहीं निकाला है तो सबसे पहला काम करना है, बाबू कॉपी पेन निकाल लो, ठीक है। निकाल लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्लास हो गया कक्षा 12 आर्ट्स बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। ये आपका न्यू बैच है 2023 से 24 सेशन वालों बच्चों के लिए, ठीक है। हमारा विषय हो गया इतिहास। अध्याय 1 है ईंटें, मणके तथा अस्थियां, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत को हम साधन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत आखिर ये क्या है, ठीक है। प्राचीन मतलब प्राचीन, पुराना, है कि नहीं। जो कि इतिहास तो मैंने शुरू में बताया था, इतिहास 3 प्रकार का, प्राक इतिहास, आर्य इतिहास, ऐतिहासिक इतिहास। फिर उस ऐतिहासिक में भी 3 भागों में मैंने बांटा था, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास अध्ययन के स्रोत अर्थात प्राचीन जो इतिहास है प्यारे बच्चों, उनके अध्ययन के क्या क्या स्रोत हैं, अर्थात क्या क्या साधन हैं, ठीक है। अर्थात किन किन साधनों के मदद से हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर पाते हैं। प्रश्न क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत अर्थात कौन कौन सा ऐसा स्रोत है, स्रोत का मतलब साधन है, कि जिनसे हम प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, भारतीय जो भारत है, भारत का प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत बहुत सारे हैं, अर्थात प्रचुर मात्रा में है। यानी इतना ज़्यादा है कि आप वर्णन करते करते थक जाइएगा लेकिन समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत प्रचुर मात्रा में हैं और उन स्रोतों को जब हम अध्ययन करते हैं तो उनसे हमें क्या चीज़ की जानकारी मिलती है? तो उनसे हमें यह जानकारी मिलती है कि उस समय का सामाजिक स्वरूप कैसा था, धार्मिक स्वरूप कैसा था, राजनीतिक स्वरूप कैसा था, आर्थिक स्वरूप कैसा था, इत्यादि बातों की जानकारी मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
जिनसे हमें तत्कालीन मतलब उस समय, ठीक है, तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक बातों की जानकारी मिलती है। अब प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन का जो स्रोत है, जो साधन, उसका अध्ययन हम किस प्रकार करेंगे? तो प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोतों को अध्ययन करने के लिए हम अपने सुविधा के लिए इसे हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे प्यारे बच्चों? 2 भागों में। ये आपके ऊपर है, इसे आप 3 भागों में भी बांट सकते हैं, 4 भागों में भी बांट सकते हैं, 5 भागों में भी बांट सकते हैं। क्योंकि आपको 12th में पढ़ना है, इसलिए आपके बुक में मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, एकदम शॉर्ट कोट करके। लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हैं, इसलिए हम आपको फुल्ली डिटेल जानकारी देंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड तौर पर यदि देखा जाए तो प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन का स्रोत मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। और दुनिया भर में यही 2 प्रकार है, कोई तीसरा नहीं होता है, कोई चौथा नहीं होता है। मुख्य रूप से देखिएगा तो हम 2 तरीके से ही प्राचीन भारतीय इतिहास का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। अर्थात भारत का जो भी प्राचीन इतिहास रहा, उनका अध्ययन हम मात्र 2 ही तरीके से करेंगे। सबसे जो पहला जो तरीका है वह तरीका है साहित्यिक, अर्थात साहित्यिक स्रोत। यहाँ मैंने स्रोत नहीं लगाया, मन है तब स्रोत जोड़ सकते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहला स्रोत हो गया साहित्यिक स्रोत, और जो दूसरा जो हो गया वह हो गया पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पिछले क्लास में ही मैंने आपको पुरातत्व बताया था, पुरातात्विक वस्तु बताया था, पुरातत्विद बताया था। तो ज़रूर आपका दिमाग तो कुछ काम किया होगा। यही होता है बेसिक क्लास लेने के फ़ायदे, ठीक है। तो खैर, सबसे पहले हमें ये समझना है कि आखिर साहित्यिक स्रोत क्या होता है। आपके मन में तो प्रश्न उठेगा कि सर सबसे पहले आप हमको ये क्लियर करिए कि साहित्यिक साधन आखिर क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, साहित्यिक साधन वे साधन होते हैं जिनकी जानकारी हमें साहित्य के रूप में उपलब्ध होता है। अर्थात जो भी इतिहास अध्ययन के स्रोत हैं, ठीक है, वह स्रोत किस रूप में है? वह स्रोत आपको साहित्य के रूप में है। अब साहित्य के रूप में कैसे हो सकता है? तो लिखा हुआ मिलेगा। कैसा मिलेगा? लिखा हुआ। अर्थात इस प्रकार से देखिए, ये भी तो एक प्रकार का आपका साहित्य है कि नहीं प्यारे बच्चों? इसमें भी तो लिखा हुआ है। इनको जब हम पढ़ेंगे तो हमें तो जानकारी मिलेगा। अब ये मान लो कि यह प्राचीन काल का साहित्य है, जैसे रामचरितमानस अर्थात रामायण। अब जब हम रामायण को पढ़ेंगे तो हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलेगा। अब जब रामायण को पढ़ते हैं तो रामायण का स्वरूप कैसा है? साहित्यिक है। इसलिए वो किसके अंतर्गत आएगा प्यारे बच्चों? तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आएगा। अब हम रामायण में क्या पढ़ते हैं? हम लोग रामायण में पढ़ते हैं कि राम भगवान ने रावण का वध किया। एकदम सही बात है। तो हमको कैसे जानकारी प्राप्त हुआ? तो रामायण पढ़ने से, ठीक है। इसी प्रकार से देखिएगा, महाभारत के भी बारे में हमें जानकारी महाभारत से मिलती है, ग्रंथ से मिलती है। तो ये भी तो एक साहित्य का स्वरूप है। तो ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आएगा प्यारे बच्चों? साहित्यिक स्रोतों के ही अंतर्गत आपको आएगा। अर्थात साहित्यिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनकी जानकारी हमें साहित्य के रूप में उपलब्ध होती है। किन रूपों में उपलब्ध होती है? तो प्यारे बच्चों, साहित्य के रूप में आपको उपलब्ध होती है, ठीक है। जबकि पुरातात्विक, अब प्रश्न आता है कि पुरातात्विक स्रोत क्या है? तो देखिए, पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनकी जानकारी साहित्य के रूप में उपलब्ध नहीं होती है। अर्थात लिखा हुआ साक्ष्य इसमें हमें दिखाई नहीं पड़ता है। अब मान लो कि जैसे है आपका हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता में लिखा हुआ साक्ष्य तो मिला, लेकिन उनके लेखन को हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। अब जब लेखन को पढ़ ही नहीं पाए, वो तो जीरो हो गया, इसलिए उसको हम साइड कर देंगे, उनसे तो कोई जानकारी मिला नहीं। अब जो भी हड़प्पा सभ्यता का इतिहास बना, किस आधार पर बना? उनका आधार था कि उस क्षेत्र में अर्थात हड़प्पा में जो भी खंडर पाए गए, क्या पाए गए? खंडर। तो खंडरों को देख करके आपको इतिहास का निर्माण हुआ। जो भी मान के चलिए स्नानागार पाए गए, अन्नागार पाए गए, अर्थात साक्ष्य मिला।
जैसे खंडर मिला, मूर्ति मिला, मनके, बर्तन, कांसा यानी वैसे वस्तु मिला। और ये वस्तु कहाँ दफन था? तो प्यारे बच्चों पृथ्वी के अंदर यानी जमीन के अंदर दफन था। तो इन्हीं साक्ष्यों के ही मदद से अर्थात इन्हीं अवशेषों के ही मदद से हड़प्पा सभ्यता के इतिहास का निर्माण किया गया। अब इनमें बताइए कि जो भी निर्माण किया गया इसमें कोई भी हमको साहित्यिक स्रोत आया? नहीं ना आया। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के इतिहास का निर्माण पुरातात्विक स्रोतों के ही आधार पर आपको किया गया। ठीक है, तो इसलिए पूरे इतिहास अध्ययन करने का मात्र दो ही तरीका होता है, या तो साहित्यिक स्रोत होना चाहिए अर्थात लिखा हुआ होना चाहिए। हमको भाई लिखा हुआ मिला, हम उसको पढ़ें, फिर जाकर के उनके बारे में हम अपना चर्चा कर दिए कि ऐसा है वैसा है। या लिखा हुआ नहीं मिला तो कहीं ना कहीं उसका कोई साक्ष्य होगा, कोई अवशेष होगा, उनके आधार पर, ठीक है, उनके आधार पर फिर हम जो व्याख्या करेंगे वो जो भी इतिहास का निर्माण करेंगे वे किसके अंतर्गत आएगा? पुरातात्विक स्रोतों के ही अंतर्गत आपको आएगा। ठीक है, और होता क्या है कि समय जैसे जैसे बीतता है, प्राचीन मानव द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले जो वस्तु होते हैं वो तो जमीन के अंदर ही आपको दफन हो जाते हैं। इसलिए पूरा तात्विक स्रोतों के जो अवशेष होते हैं जमीन के अंदर से ही निकाले जाते हैं और उन्हीं के आधार पर से इतिहास का रचना आपको किया जाता है। आपके एग्जाम में यदि पूछा जाएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के किन्हीं दो स्रोतों के नाम लिखे, तो उत्तर क्या लिख देना है? एक स्रोत का नाम लिखना है साहित्यिक स्रोत और दूसरे का नाम लिख देना है पुरातात्विक स्रोत। आज हम इन्हीं दोनों को काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें जो पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है साहित्यिक स्रोत। कौन सा स्रोत पढ़ना है? साहित्यिक स्रोत। अब देखिए, साहित्यिक स्रोत पढ़ने से पहले मन में ये बिठाइए कि साहित्यिक स्रोत क्या है। तो वैसा स्रोत जिनकी जानकारी हमें साहित्य के माध्यम से मिले वे सारा का सारा स्रोत साहित्यिक स्रोत कहलाएगा, अर्थात साहित्य के रूप में मिले, लिखा हुआ प्रमाण के रूप में मिले। जैसे ये लिखा हुआ है ना, जैसे देख रहे हैं लिखा हुआ है, इसको पढ़ रहे हैं, तभी तो हम आपको क्या कर पा रहे हैं? बता पा रहे हैं। अर्थात हम भी तो साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से आपको बता पा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो साहित्यिक स्रोत है प्यारे बच्चों, इसको हम दो भागों में बांट देंगे। कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। एक जो पहला जो भाग आता है वह भाग आपका हो जाएगा धार्मिक स्रोत। कौन सा स्रोत? धार्मिक। और दूसरा हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष स्रोत। अर्थात साहित्यिक स्रोतों को हमने कितने भागों में बांटा? साहित्यिक स्रोतों को हमने दो भागों में बांटा। पहला धार्मिक स्रोत और दूसरा धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पर हो गया धार्मिक स्रोत और दूसरा धर्मनिरपेक्ष। सबसे पहले हम यहाँ पर यह समझेंगे कि आखिर धार्मिक स्रोत क्या होता है। ठीक है, तो देखो, धार्मिक स्रोत वैसे स्रोत होते हैं जिनकी जानकारी सीधे सीधे धर्म से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? धर्म। ठीक है, अर्थात जिनका जानकारी सीधे सीधे धर्म से जुड़ा हो, ईश्वर से जुड़ा हो, अर्थात भगवान से जुड़ा हो, तो वे सारे के सारे ग्रंथ, चाहे वो ग्रंथ हो चाहे वो महाकाव्य हो, वे किसके अंतर्गत आएगा? वह आपको आएगा धार्मिक स्रोतों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अर्थात जो भी ग्रंथ, साहित्य, महाकाव्य, कुछ भी जो साहित्य के रूप में है, यदि वो धर्म से जुड़ा है तो वे सारा का सारा साहित्य किसके अंतर्गत आएगा? धार्मिक स्रोत के ही अंतर्गत आएगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर दो बुक का। ठीक है, यहाँ पर दो साहित्य हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, ये है, इसका नाम है महात्मा गांधी जी का जीवनी। ठीक, इस किताब का क्या नाम है? महात्मा गांधी जी का जीवनी। अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी जी के ही बारे में पता चलेगा। तो क्या इसमें धर्म से कुछ जुड़ा हुआ है? नहीं ना, इसलिए धार्मिक स्रोत आपको नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये बुक यह है रामचरितमानस। ठीक, अब रामचरितमानस है, भगवान राम का चर्चा होगा, रावण का चर्चा होगा, हनुमान जी का चर्चा होगा, तो अर्थात यह धार्मिक ग्रंथ कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। इसी प्रकार यह मान लो कि विष्णु पुराण है, तो जाहिर सी बात है धार्मिक हो जाएगा। इसी प्रकार ये गीता है। ठीक है, तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण है, अर्थात ये भी किसके अंतर्गत आएगा? धार्मिक स्रोतों के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है,
तो धार्मिक स्रोत वैसे स्रोत होते हैं जिनकी जानकारी धर्म से आपको जुड़ा होता है। क्योंकि प्राचीन भारत में मुख्य रूप से 3 धर्म पाए जाते थे। कितने धर्म? 3 धर्म। सबसे जो पहला जो आपका धर्म निकल करके आता है यह है आपका ब्राह्मण व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था प्यारे बच्चों? ब्राह्मण व्यवस्था। ब्राह्मण व्यवस्था अर्थात आज का हिंदू। आज का कौन? तो हिंदू। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब प्राचीन काल में कोई हिंदू नाम का शब्द ही आपको नहीं था, बल्कि ईरानियों ने हमें हिंदू कहा था। मैंने पिछले क्लास में भी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो मुख्य रूप से प्राचीन भारत में 3 धर्म थे। ब्राह्मण व्यवस्था अर्थात ब्राह्मण धर्म भी इसे आप कह सकते हैं। यही ब्राह्मण धर्म जो वर्तमान समय में हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, अर्थात सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक तो ब्राह्मण हो गया, दूसरा बौद्ध हो गया। चूंकि ब्राह्मण व्यवस्था ब्राह्मण धर्म से ही टूट करके बना था बौद्ध धर्म, फिर ब्राह्मण धर्म से ही टूट करके बना था जैन धर्म, ठीक है। तो धार्मिक, अब देखिए धार्मिक बातों का चर्चा कौन करेगा? धर्म के अंतर्गत आएगा। अर्थात मुख्य रूप से प्राचीन भारत में तो 3 ही धर्म था, ब्राह्मण था, बौद्ध था, जैन था। अब इन 3 धर्मों का जो भी ग्रंथ होगा, उन ग्रंथों को जब हम अध्ययन करेंगे तो जाहिर सी बात है प्राचीन भारत की हमको जानकारी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। जैसे हम ब्राह्मण व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो प्यारे बच्चों वेद पढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए वेद 4 होते हैं। आपने 4 वेद का भी नाम सुना होगा। सामवेद सुने कि नहीं सुने? ऋग्वेद। उसी प्रकार वेद हो गया। जब हम वेद को पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत के बारे में हमको जानने को मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। जैसे यज्ञ होता है, उपनयन होता है, भगवान जी का चर्चा होता है। कहाँ ये सब हम लोग पढ़ते हैं? वेदों में ही पढ़ते हैं। उसके बाद आम रनक वह होता है जिन ग्रंथों का रचना वन में किया हो, यानी जिन ग्रंथों का रचना वन में किया गया ऋषि मुनियों के द्वारा, उन्हीं ग्रंथों को हम लोग कहेंगे आम्ररण्यक, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है उपनिषद। आपने उपनिषद का भी नाम सुना होगा। उपनिषद का जो रचना हुआ था कि अर्थात गुरु के समक्ष बैठकर, जो मान लो कि मैं गुरु, अब मेरा कोई स्टूडेंट मेरे समक्ष बैठकर, ठीक है, और उस शिष्य ने हमसे जो शिक्षा लिया, शिक्षा लेकर के फिर उन्होंने जो सीख करके उन्होंने जो ग्रंथों को रचना किया, उसी को हम लोग बोलेंगे उपनिषद। अब उस उपनिषद को भी पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या जानकारी मिलेगा? उस समय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस प्रकार का जानकारी मिलेगा। इसी प्रकार महाकाव्य के अंतर्गत रामचरितमानस हो गया, अर्थात रामायण हो गया, ठीक है। इसी प्रकार स्मृति का भी नाम आपने सुना होगा, ठीक है। जैसे मनु स्मृति, किस प्रकार जीवन व्यतीत करना, मानव को कैसे जीवन जीना है, इसका नियम हम लोग कहाँ देखते हैं? नियम का संग्रह कहाँ देखते हैं? मनु स्मृति में ही हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपका पुराण हो गया। तो जब इन्हीं चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं तो इन्हीं चीज़ों में हमें क्या पता चलता है? वर्ण के बारे में पता चलता है, यज्ञ के बारे में पता चलता है कि नहीं? रामायण के बारे में पता चलता है, महाभारत के बारे में पता चलता है, विष्णु पुराण के बारे में पता चलता है, किस प्रकार महाभारत का युद्ध हुआ है कि नहीं? तो इन सभी का ही अध्ययन करने से तो हमें संपूर्ण ब्राह्मण व्यवस्था के बारे में पता चल पाता है। क्या कुरीति था, क्या कुरीति नहीं था। जैसे कुरीति क्या था? छुआछूत था, आडंबर था, जैसे जाति प्रथा का, वर्ण प्रथा का, महिला का स्थिति काफ़ी दयनीय था, सती प्रथा था। इस सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? यहीं से आपको मिलता है, ठीक है। तो इन्हीं के ही आधार पर ये ब्राह्मण व्यवस्था से ही लिया गया है अध्याय 3 का पाठ। यानी इतिहास में जो आप लोग प्यारे बच्चों अध्याय 3 जो पढ़िएगा, 3 में आप देखिए, 3 में आप गीता पढ़िएगा, महाभारत पढ़िएगा, विवाह के प्रकार पढ़िएगा। विवाह का कुल 8 प्रकार होता है, ठीक है। तो जो 8 प्रकार का विवाह हम आपको पढ़ाएंगे तो आपके मन में प्रश्न आएगा ना कि ये कहाँ से लिया गया है? तो ये सारा का सारा यही से आपको लिया गया है, समझ गए। अर्थात पूरा का पूरा 3रा अध्याय ब्राह्मण व्यवस्था से ही आपको उठाया गया है, ठीक है। यहाँ तक तो समझने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं।
अब हम आते हैं बौद्ध, क्योंकि जिस प्रकार ब्राह्मण धर्म था उसी प्रकार तो ब्राह्मण धर्म को तोड़ करके बौद्ध धर्म का निर्माण आपको किया गया था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में भी क्या थे, ग्रंथ थे। उनमें से जो प्रमुख ग्रंथ था वो था पिटक। आपको शायद जानकारी भी होगी, पिटक की संख्या 3 थी, जिन्हें हम त्रिपिटक भी कहते हैं। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, तो जब हम विनय पिटक को पढ़ते हैं, सूत पिटक को पढ़ते हैं, अभिधम पिटक को पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जातक भी है। तो बौद्ध धर्म के ग्रंथों को, जब इन्हीं ग्रंथों को पढ़ते हैं तभी तो हम गौतम बुद्ध के बारे में जान पाते हैं। तो अध्याय 4 में, ठीक है प्यारे बच्चों, अध्याय 4 में हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध का जीवनी पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध का मार्ग पढ़ेंगे, उपदेश पढ़ेंगे, त्रिपिटक, ठीक है, इनको पढ़ेंगे, हीनयान महायान संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। तो इनकी जानकारी आपके मन में प्रश्न उठेगा ना, कहाँ से, तो इनकी जानकारी त्रिपिटक और जातक ग्रंथ से। ठीक है, इसी प्रकार अध्याय 4 में हमें महावीर के भी बारे में पढ़ना है, क्योंकि जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म के गुरु को तीर्थकर कहा जाता है। कुल मिलाकर के 24 तीर्थकर आपको हुए थे, और अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर आपको स्वामी थे। तो इनका भी ग्रंथ है, 2 ग्रंथ का नाम भद्रबाहु चरित, ये आपका ग्रंथ है। जब इनको हम लोग पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है जैन धर्म के बारे में हम लोग भली भांति जान पाते हैं। जैन धर्म के भी कई संप्रदाय हुए, मुख्य संप्रदाय 2, जैसे श्वेतांबर हो गया, दिगंबर हो गया, उनके बारे में जो हम लोग को जानकारी मिलेगा वो इन्हीं ग्रंथों के ही आधार पर मिलेगा। अन्य ग्रंथों की मैं बात करूँ, परिशिष्ट पर्व आपका हो गया। ठीक है, तो हमें महात्मा बुद्ध हो गया, महावीर हो गया, इनकी जानकारी कहाँ से मिलेगा, इन्हीं से ही आपको मिलेगा। तो इस प्रकार देखिएगा, अध्याय 3 में इनसे पूरा, और अध्याय 4 में जो भी बुद्ध के बारे में पढ़िएगा, महावीर स्वामी के बारे में पढ़िएगा, इन्हीं चारों ग्रंथों से ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो समझने में प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ तक देखिएगा, महात्मा बुद्ध भी एक प्रकार से क्या थे, ईश्वर ही थे, धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म भी किससे जुड़ा है, धर्म से ही जुड़ा हुआ है। अर्थात यहाँ तक जितने भी विषय वस्तु है इनको किस में रखा गया है, तो प्यारे बच्चों धार्मिक ग्रंथों में ही रखा गया। कहाँ रखा गया है, तो प्यारे बच्चों धार्मिक ग्रंथों में ही रखा गया है। ठीक है, तो एक तो देखो हमें धार्मिक ग्रंथों से जानकारी मिला। अब जो दूसरा जानकारी है, ऐसा भी साहित्य है जो अपना ताल्लुका धर्म से संबंधित नहीं है, अर्थात वो सीधे सीधे धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम उन साहित्यों का अध्ययन करते हैं तो उनसे हमें प्राचीन भारत का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बातों की जानकारी दिखाई पड़ती है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, जैसे इन्हीं चीज़ों को हम लोग पढ़े तभी ना पता चला सामाजिक स्तर कैसा था, भाई जाति प्रथा था, है कि नहीं, क्षुद्र का स्थिति काफ़ी दयनीय था, इन्हीं को पढ़े तब तो ना पता चला ना। ठीक है, तो यहाँ तक तो प्यारे बच्चों हमारा धार्मिक ग्रंथ हो गया। अब हम देखेंगे धर्मनिरपेक्ष। क्या हम देखेंगे, धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष वे स्रोत होते हैं जिनकी जानकारी सीधे सीधे धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होगा, अर्थात जो सीधे सीधे धर्म से जुड़ा हुआ ना हो, वे सारा का सारा जानकारी स्रोत किसके अंतर्गत आएगा, धर्मनिरपेक्ष के ही अंतर्गत प्यारे बच्चों आएगा। अब धर्मनिरपेक्ष को भी हम लोग 2 भागों में बांट देंगे। सबसे जो पहला भाग है कल्पना प्रधान, लोक साहित्य, जीवन चरित्र, अन्य ग्रंथ, और दूसरा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। ठीक है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। अब देखिए, सबसे पहले ये समझिए विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। समय समय पर भारत में विदेशी लोग आए, जैसे समय समय पर यूनानी आए, चीनी आए, तिब्बती आए, मुसलमान आए। यूनानी में देखिएगा सिकंदर आया था, मेगास्थनीज आया था। तो मेगास्थनीज ने भारत को देखा और देखने के बाद जो है उन्होंने जो भी लिखा उस पुस्तक का नाम लिखा इंडिका। अब जब हम इंडिका को पढ़ेंगे तो उस समय का भारत के बारे में जानकारी प्राप्त चलेगा, और इंडिका को ही पढ़ते हैं तो हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है, चाणक्य भी बारे में पता चलता है, यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें पता चलता है। इसी प्रकार चीनी यात्री भी देखेगा, फाहियान आपको आया था, तो फाहियान के लिखा गया जो भी आपका प्रमाण है उनको पढ़ते हैं तो उस समय का भारत हमको दिखाई पड़ता है। उनके अलावा तिब्बती भी समय समय पर आया, उनके अलावा मुसलमान
भी आए, ठीक है। अब जब मुसलमान आए, जैसे मान के चलिए अल ब्रूनी आया, उन्होंने भी अपना किताब लिखा, किताब उल हिंद लिखा, है कि नहीं। तो उनके रचना को जब हम पढ़ते हैं तो उस समय के भारत का संपूर्ण जानकारी हमको दिखाई पड़ता है, चाहे वो धर्म से जुड़ा हुआ अर्थात धार्मिक जानकारी हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या आपका राजनीतिक हो, ठीक है। तो विदेशी लोगों को छोड़ करके जितना भी जानकारी होगा वो सारा का सारा किनके अंतर्गत आएगा, कल्पना प्रधान के अंतर्गत आएगा या लोक साहित्य के अंतर्गत आएगा, जीवन चरित्र के बारे में आएगा या अन्य ग्रंथ को भी हम इसमें हम रखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं किन किन ग्रंथ को, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं जैसे अर्थशास्त्र को। ये अर्थशास्त्र किसका, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जब हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो हमें जानकारी प्राप्त होती है कि किस प्रकार चाणक्य ने, ठीक है, किस प्रकार चाणक्य ने मगध का पतन करके मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त के द्वारा आपको करवाया था, ठीक है। इसी प्रकार से मुद्रा राक्षस, जब हम मुद्रा राक्षस पढ़ते हैं, इनके रचनाकार थे विशाखादत्त। तो इनमें हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार नंद वंश का नाश हुआ, ठीक है। चूंकि इन्हीं के ही माध्यम से हम लोग जो अध्याय 2 है, ठीक है, अध्याय 2 में हम इन्हीं के प्रमाण, इन्हीं को जब हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र को, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, इनको ही पढ़ते तभी हमको जानकारी प्राप्त होता है कि किस प्रकार मगध का अंत हुआ, किस प्रकार मौर्य का स्थापना हुआ। चूँकि दूसरे अध्याय में आप लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़िएगा, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़िएगा, तो इनका जानकारी हमको कहाँ से मिलता है, तो इनका जानकारी हमको यहीं से आपको मिलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार विदेशी विवरण के अंतर्गत आपको क्या क्या है ना हो जाएंगे, ये जैसे यूनान की तरफ से मेगास्थनीज जाए, उन्होंने इंडिका लिखा, ठीक है। तो इंडिका का जब हम अध्ययन करेंगे तो तभी हमको पता चलेगा कि उस समय का भारत का स्वरूप कैसा था, समाज कैसा था, धर्म कैसा था, किस प्रकार से राजा शासन करते थे, इनकी जानकारी हमको मिलता है, ठीक है। तो एक कॉमन चीज आपको क्या देखा, कॉमन चीज आपको ये देखा कि सब में, ठीक है, ये सब में ये सारा का सारा साहित्य के रूप में है। किस रूप में, साहित्य के रूप में, अर्थात लिखा हुआ है। इसलिए इन सभी को किसके अंतर्गत रखा गया, साहित्य स्रोतों के ही अंतर्गत रखा होगा। बहुत सारे बुक में देखिएगा, जो कि आप लोग 12th में हैं, इसलिए शॉर्ट कोट में आपको बताया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के 3 स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और ये तीसरा जोड़ देगा विदेशी विवरण। क्या जोड़ देगा, विदेशी विवरण। अब आप ही बताइए कि विदेशी विवरण जो है वो तो एक प्रकार का साहित्यिक आपका स्रोत है, ठीक है। अब जब यदि डिटेल से करेगा तो पूरा बुक आपको ये भी बताएगा, ये भी बताना पड़ेगा, इतना रामायण आपको बताना पड़ेगा, है कि नहीं। इसलिए डायरेक्टली इतना शॉर्ट करके ये आपको बता दिया जाता है, ठीक है। तो अब आपके एग्जाम में पूछेगा, क्या क्या पूछेगा आपको, तो ये भी पूछ ना सकता है कि प्राचीन की बताओ किन्हीं 2 साहित्यिक स्रोतों के नाम लिखे, किन्हीं 2 साहित्यिक स्रोतों के नाम लिखे। तो 2 साहित्यिक स्रोत कौन कौन हो सकते हैं, एक धार्मिक स्रोत आपका हो सकता है, मन है तो धर्म निरपेक्ष भी लिख सकते हैं, मन है तो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी लिख सकते हैं, मन है तो ब्राह्मण व्यवस्था भी आप है ना लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो प्यारे बच्चों हमारा साहित्यिक स्रोत हो गया। अब हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। कौन सा स्रोत देखेंगे, पुरातात्विक स्रोत। तो जाहिर सी बात है पुरातात्विक जो स्रोत है वो सीधे सीधे धर्म से, वो सीधे सीधे साहित्य से जुड़ा हुआ नहीं होगा। अर्थात पुरातात्विक स्रोतों में साहित्यिक स्रोत आपको नहीं होगा, और साहित्यिक स्रोतों को छोड़ करके जितना भी बचेगा वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आएगा, पुरातात्विक स्रोतों के ही अंतर्गत वो आपको आएगा, ठीक है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट करना चाहे तो आप लोग नोट है ना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें जो देखना है पुरातात्विक स्रोत हमें देखना है प्यारे बच्चों। तो पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से स्रोत हो जाएंगे, तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे मुद्रा। क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, मुद्रा, ठीक है। अब
मुद्रा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, प्राचीन भारत का निर्माण कर सकते हैं। मान लो कि यदि वो मुद्रा प्राचीन काल का है, अर्थात जिस समय का मुद्रा है उस समय की सभी बातों की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब आप कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, मान लीजिए ये जो मुद्रा है प्यारे बच्चों, ये मुद्रा मान लो कि बना हुआ है कांसा का। किसका बना हुआ है, कांसा का, ठीक है। अब ये जो कांसा जो पदार्थ होता है, तांबा, टीना, इनको पिघला करके, दोनों को मिला करके तब जा करके कांसा तैयार होता है। यानी तांबा टीना को पिघला देंगे, दोनों को मिला देंगे, ठंडा कर देंगे, ठोस जो होगा वही कांसा कहलाएगा। अर्थात यदि मान लो कि सिक्का कांसा का बना हुआ है तो जानकारी क्या प्राप्त हुआ, जानकारी ये प्राप्त हुआ कि उस समय के लोगों को तांबा और टीना का भी जानकारी होगा कि नहीं होगा, होगा। और ये भी जानकारी होगा कि वे लोग कितने दिमाग उसका तेज था, अर्थात विधि प्रणाली कितना बेहतर था कि दो धातु को गला करके मिला करके वो कांसा बनाना जानते थे। ठीक है, देखो इतिहास बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अब देखिए, इस मुद्रा पर कुछ लिखा हो, कुछ लिखा हुआ मिले, इसका परिणाम यानी कुछ लिपि हो, लिखा हुआ रहे। आज जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक सिक्का है, ये भी तो मुद्रा बराबर सिक्का हो गया। अब ये जो सिक्का है प्यारे बच्चों, तो देखिए ये सिक्का पर आपका लिखा हुआ है, जैसे क्या लिखा हुआ, जैसे भारत लिखा हुआ है, भारत लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ है। अब सिक्का पर लिखा गया है, अब लिखा क्यों गया, ताकि दूसरा लोग पढ़ सके। अब दूसरा लोग जब पढ़ पाएगा, ठीक है, इसका मतलब है कि उस समय लोग साक्षर रहे होंगे, अर्थात पढ़ना लिखना जानते होंगे। अरे सिक्का पर भारत मान लो कि लिखा हुआ है तो लोग पढ़ पाते होंगे तभी तो लिखे होंगे, अर्थात वहाँ साक्षरता काफ़ी अच्छी थी। साक्षरता यानी शिक्षा व्यवस्था काफ़ी क्या थी, तो अच्छी थी। लोगों को पढ़ना आता था, लोगों को लिखना भी आता था। ठीक है, अब मान लो कि इस सिक्का पर कोई देवी देवता का फोटो है, आपने भी मुद्रा पर देखा होगा किसी देवी देवता का प्रतिमा होता है। अब देवी देवता का फोटो है, इसका मतलब क्या हुआ कि वे लोग धार्मिक हैं, अर्थात धर्म से जुड़े हुए हैं, अर्थात वे लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान मानते हैं। अब जब भगवान मानते हैं तो ये भी सच है, जो भगवान मानेगा वो भूत प्रेतों मानेगा, अर्थात भूत प्रेत को भी मानते होंगे। अब ये भी सच बात है, जो भूत प्रेत को मानेगा तो बहुत को भूतों धरेगा। अब भूत धर लिया बहुत को तो उसका उपाय भी होगा। उपाय क्या होगा, तो उसके लिए जादू टोना भी किया जाएगा, अर्थात उस समय जादू टोना भी किया जाता था। तो ये देखो हमको कहीं लिखा हुआ नहीं मिला, बल्कि एक मुद्रा के आधार पर हम इतिहास का रचना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब और क्या पॉइंट मिलेगा, यदि इस मुद्रा पर कोई व्यक्ति बीना बजा रहा है, इसका मतलब उस समय के लोग संगीत के प्रेमी थे, अर्थात मनोरंजन के लिए संगीत का इस्तेमाल किया करते थे, संगीत प्रेमी थे, ये संगीत का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन था। इसी प्रकार यदि मुद्रा है तो उनका आर्थिक प्रणाली काफ़ी बेहतर रही होगी, वस्तु विनिमय नहीं रहा होगा, अर्थात गोभी के बदले प्याज नहीं खरीदा जाता होगा, टमाटर के बदले आलू नहीं खरीदा जाता होगा, अर्थात मुद्रा का वे लोग प्रयोग करते होंगे, अर्थात मुद्रा प्रणाली अर्थात आर्थिक काफ़ी बेहतर रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मात्र एक मुद्रा से कितना इतिहास का निर्माण हो गया, बहुत सारा हो गया। हम तो साधारण से व्यक्ति है, जो पूरा तद्विद होगा वो और कितना ज़्यादा गहराई से इतिहास का निर्माण कर पाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए पूरा तात्विक स्रोतों में मुद्रा का महत्वपूर्ण, ठीक है, मुद्रा का महत्वपूर्ण भूमिका है ना हो जाता है। इसलिए पूरा तात्विक स्रोतों में कौन कौन सा स्रोत आएंगे, मुद्रा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अभिलेख। अभिलेख क्या होगा, किसी भी कठोर सतह, जैसे पत्थर अथवा लोहा, पत्थर हो गया लोहा अर्थात धातु, ठीक है, तो पत्थर अथवा धातु या किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को ही हम लोग अभिलेख कहेंगे। जैसे कि मान लो ये आपका पत्थर है, ठीक है, इस पर हम छेनी हथौड़ा से ठोक ठोक करके लिख दिए आपका नाम रमेश। अब आप इसको पेंट कर दीजिएगा तभी रमेश मिटेगा नहीं ना, तोड़ भी दीजिएगा तो आधा भाग में रो लिखा ही आपको रहेगा, वो नहीं मिटेगा। अब यही ये लोहा का है, छेनी हथौड़ा से ड्रिल करके लिख दिए,
मिटेगा? नहीं मिटेगा। ठीक है, तो अभिलेख किसी भी कठोर सतह जैसे धातु हो गया, पत्थर हो गया, पर उत्कीर्ण यानी खोद करके, ठीक है, लिखे गए पाठन सामग्री को ही हम अभिलेख कहेंगे। जिस अभिलेख को शिला पर लिखा जाए, यानी पत्थर का शिला हो तो पट्टी होता है, शिला पर लिखा जाए उसको कहेंगे शिलालेख। गुफा के अंदर लिखा जाए गुहालेख। दीवार पर लिखा जाए दीवारा। स्तंभ पर लिखा जाए, यानी लोहा का जो स्तंभ पर होता है स्तंभ लेख। और ये जो अभिलेख होता है प्यारे बच्चों, इन्हीं अभिलेखों के मदद से आज हम सम्राट अशोक के बारे में भली भांति जान पाए। सम्राट अशोक के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जानकारी की जो बातें हैं ये हमें अभिलेखों से ही तो प्राप्त आपका होता है। इनके अलावा और भी आपका होगा, जैसे मूर्तियाँ, खंडर। अब जो मूर्ति है, खंडर है, जो अवशेष हैं जैसे बर्तन हैं, उनके भी आधार पर क्या किया जाता है? तो इतिहास का निर्माण किया जाता है। तो इस आधार पर आपको प्यारे बच्चों क्या होता है? इस आधार पर आपको इतिहास का रचना किया जाता है। और इन रचना में सबसे जो आपको ध्यान देना है, साहित्यिक स्रोतों से कहीं ज़्यादा प्रमाणित पुरातात्विक स्रोतों को माना जाता है। अर्थात साहित्यिक स्रोतों से ज़्यादा प्रमाणित किसे माना जाएगा? पुरातात्विक स्रोतों को माना जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो साहित्यिक स्रोत हैं इन्हें बढ़ा चढ़ा करके भी लिखा जाता है। अब कोई लिख ही रहा है तो कोई बढ़ा चढ़ा करके अपना लिख दिया, लेकिन पुरातात्विक में तो ऐसा नहीं है। यहाँ हमें साक्ष्य मिलते हैं, जो होता है वही लिखा जाता है। ठीक है, जो होता है वही लिखा जाता है, इसलिए साहित्यिक स्रोतों से कहीं ज़्यादा प्रमाणित पुरातात्विक स्रोतों को माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज का ये भी पॉइंट आपका समाप्त हो गया है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हड़प्पा सभ्यता का परिचय मैं प्रारंभ में करूंगा। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता है प्रथम अध्याय मैंने आपको पहले बता दिया था कि 2 भाग में मैं पढ़ा रहा हूँ, भाग ओ भाग बो। तो भाग ओ आपका समाप्त आपका हो गया है। कल से मैं भाग बो पढ़ाना क्या करूँगा? प्रारंभ कर दूँगा। और आपसे मैं ये भी कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को अवश्य रूप से दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सबसे जो ज़रूरी बात है, अपने दोस्तों में यह वीडियो अवश्य रूप से शेयर करिए, क्योंकि आप करेंगे तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो शेयर अवश्य रूप से करें। जितना भी ग्रुप है उन ग्रुपों में भी शेयर रहने कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।